हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अक्सर मूवीज की शुरुआत में आप लोग अस्वीकरण या डिस्क्लेमर का एक बैनर देखते हो। इस वीडियो की शुरुआत में भी मैं एक अस्वीकरण या डिस्क्लेमर का बैनर आपके सामने लेके इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग कमेंट करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने वाला चैनल है, ये सिर्फ बात करेगा कि यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए किसी भी ऐसे विषय पर संतुलित दृष्टिकोण क्या, हम उसी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, तथ्य सम्मत बातें करेंगे। ठीक है, ये कोई पार्टी का चैनल नहीं है, किसी न्यूज चैनल का ये आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ये यूपीएससी प्रिपरेशन यानी कि आईएएस के लिए चैनल है। उसी तरीके से हम संतुलित दृष्टिकोण लेके आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या है चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने अपोज किया था किसको, नेहरू जो गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल कर रहे थे बाबरी मस्जिद के लिए, उसका अपोज किया था। ये राजनाथ सिंह जी ने कहा, इस पर बवाल शुरू हो गया है। अब हुआ क्या कि दिसंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा जिले के सारली गांव में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर क्या बोला, दावा किया। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। इस बयान ने क्या किया, एक बहस को जन्म दिया जहां पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त ज्ञान है, बहुत से लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं। हम यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ फोकस है तो हमारा बिल्कुल बैलेंस संतुलित दृष्टिकोण होगा जो तथ्य सम्मत रूप से सही है। हम बात करेंगे इसके पहले बस इतना बताते हैं, दिस इज माय टेलीग्राम, दिस इज इंस्टाग्राम, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें, मुलाकातें, डिस्कशंस यूपीएससी को लेके, ऑप्शनल को लेके यहीं पे होगी। मिलते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लें अगर, तो क्या है घटना का कालक्रम क्या है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को, ध्यान रखिएगा उस समय उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको गोविंद वल्लभ पंत का नाम सुनने में आएगा। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है। ठीक है, तो रात को अयोध्या में स्थित जो बाबरी मस्जिद परिसर था उसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि केंद्रीय गुंबद के नीचे है ना राम और देवी, भगवान राम, श्री राम और देवी जो सीता है उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी, जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, यह घटना उस समय के सांप्रदायिक तनाव का हिस्सा थी जो अयोध्या और उत्तर प्रदेश में व्याप्त था। भारत आजाद हो चुका था, हम गणतंत्र बनने वाले थे, देश में सांप्रदायिक हिंसाएं चरम पे थी। ऐसे में बाबरी मस्जिद परिसर जो है वहां पे ऐसा डॉक्यूमेंट का किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम है उनकी और देवी सीता की जो मूर्ति है उसको वहां पे स्थापित किया गया। ठीक है, नेहरू की तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी, 26 दिसंबर 1949 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, क्या कहा कि मैं अयोध्या की घटनाओं से व्यथित हूं, मुझे पूरी आशा है कि आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में रुचि लेंगे। वहां एक खतरनाक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है जिसके बुरे परिणाम होंगे। नेहरू ने इसको सांप्रदायिक हिंसा के पर्सपेक्टिव से एक करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए पंत साहब को ये तार भेजा था। ठीक, मैं बाद में आऊंगा, दृष्टिकोणों पे भी आऊंगा, फिलहाल ये तार भेजा था नेहरू जी ने क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पे थी। ठीक है, बात इसके बाद की जाए तो नेहरू के पत्र से उद्धरण की बात की जाए तो गोविंद वल्लभ पंत को उन्होंने क्या लिखा था, मैं चाहूंगा कि आप मुझे अयोध्या की स्थिति से अवगत कराते रहें, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और इसके अखिल भारतीय मामलों विशेषकर कश्मीर पे प्रभाव को लेकर चिंतित हूं। क्योंकि उस समय आपको पता है कि जो कश्मीर को लेकर टसल हो रही थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर जो टसल हो रही थी, और खासकर जो पाकिस्तान पूरी तरीके से उसी जो कश्मीर जिसको उसने भी अपहरण कर रखा है उस कश्मीर की तरफ अजीब जिसे कहते हैं कि नजरें गड़ाए बैठा था, और आज भी वो एक भारत के लिए विवादित इशू है, भारत के लिए जिसे कहते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन है, बार बार वहां पे इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको नेहरू जी समझ रहे थे तो उन्होंने ये मैसेज डाला। ठीक है, यह पत्र क्या स्पष्ट करता है कि नेहरू अयोध्या विवाद को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा मानते थे, इसे कश्मीर मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़कर देखते थे, मूर्तियों की स्थापना को एक गंभीर समस्या मानते थे। ठीक है, ये नेहरू का पर्सपेक्टिव था। ठीक है, इसमें अगर कुछ और बात करें तो केजी जो मशरू वाला है उनको एक पत्र लिखता है, क्या है कि आप अयोध्या मस्जिद का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, यह घटना 2-3 महीने पहले हुई थी और इससे मैं बहुत व्यथित हूं, नेहरू जी लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साहसी दिखावा किया लेकिन वास्तव में बहुत कम काम किया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने कई मौकों पर इस कृत्य की निंदा की लेकिन बड़े पैमाने पर दंगों के डर से निश्चित कार्रवाई करने से परहेज किया। आगे इसके आगे की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री को जो पत्र लिखा उन्होंने क्या कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला हमारे लिए एक प्रमुख मुद्दा है और यह हमारी पूरी नीति और प्रतिष्ठा को गहराई से प्रभावित करता है। यह संभव है कि इस तरह की परेशानी मथुरा और अन्य जगहों तक फैल सकती है। मतलब जो कम्युनल वायलेंस है, सांप्रदायिक हिंसा है, वो फैल सकती है, ऐसा नेहरू जी को लगता था। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को इस प्रकार के पत्र लिखे। अब आ जाते हैं पटेल जी की बात पे। ठीक है,
तो सरदार पटेल को जो पत्र था, ठीक है, सरदार पटेल, देखो मैंने स्रोत भी लिख दिया कहां से लिया है, तो सरदार पटेल करेस्पॉन्डेंस वॉल्यूम 9 एडिटेड बाय दुर्गा दास, यहां से इसका रेफरेंस है। क्या है, पटेल ने गोविंद वल्लभ पंत को जो पत्र लिखा, क्या लिखा, प्रधानमंत्री ने पहले ही अयोध्या की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपको तार भेजा है। मुझे लगता है कि यह विवाद सबसे अनुचित समय पर उठाया गया है। व्यापक सांप्रदायिक मुद्दों को हाल ही में विभिन्न समुदायों की आपसी संतुष्टि के लिए हल किया गया है। मतलब पटेल जी ने कहा कि अगर श्री राम और माता सीता की जो वहां पे मूर्ति लगाई गई है, अगर वो जानबूझ के लगाई गई है तो विवाद गलत समय पर उठाया गया है, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात की चर्चा की कि सांप्रदायिक हिंसा, इससे जो हिंसा है वो बढ़ जाएगी, जो सांप्रदायिक जैसे कहते हैं सौहार्द है वो फिर से एक बार भड़क सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या, पटेल जी ने क्या लिखा, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को आपसी सहिष्णुता और सद्भावना की भावना से सौहार्दपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। तो इवन ही वांटेड कि एक सौहार्दपूर्ण सॉल्यूशन निकले। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस कदम के पीछे बहुत भावना है, लेकिन ऐसे मामलों का केवल शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है यदि हम मुस्लिम समुदाय की सहमति ले सकें। तो ही वांटेड कि मुस्लिम समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के लोग आपस में आके बैठे। देश ऑलरेडी कम्युनल वायलेंस के गिरफ्त में है, दो पक्ष आपस में बैठे, एक कॉमन पाथवे तैयार करें और इससे फर्दर हिंसा हो इसको रोके कि आगे हिंसा न बढ़े। बल द्वारा ऐसे विवादों को हल करने का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब शायद अगर नेहरू जी की जो ब्रीफिंग थी पंत जी को, उसमें एक अंडरलाइन बात यह आ रही थी कि अगर आप हिंसा द्वारा भी से रोक सके, बल द्वारा भी से रोक सके तो रोक दीजिए। उसके पक्ष में यहां पे पटेल नहीं दिख रहे। पटेल ने कहा कि नहीं, आपस में मिल बैठ के बातचीत करके मामला सुलझाया जाए, हिंसा इज नॉट इन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए राजनाथ सिंह जो दावा किया उसका विश्लेषण किया। राजनाथ सिंह क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेहरू बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करना चाहते थे। ठीक है, सरदार पटेल ने इसका विरोध किया। ये जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने दावा दिया है। पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की तुलना में कहा था कि वह सार्वजनिक दान से बना था। बिल्कुल, सोमनाथ मंदिर आप सबको पता है कि सार्वजनिक दान से बना था, लेकिन आपको बता दूं कि थोड़ा सा इसका भी विरोध नेहरू जी ने किया था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बीजेपी का प्रतितर्क, यानी ये मणिबेन पटेल की डायरी में जो तर्क है वो बीजेपी दे रही है। बीजेपी सांसद दुशांशु त्रिवेदी ने इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल डायरी ऑफ मणिबेन पटेल के पृष्ठ 24 का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का प्रश्न उठाया था, लेकिन पटेल ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी मस्जिद के निर्माण पर पैसा खर्च नहीं कर सकती। ठीक है, तो नेहरू ने उठाया था और पटेल ने बोला था कि नहीं, मस्जिद के निर्माण पर सरकार पैसा नहीं खर्चा करेगी। और जब इस पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों की क्राउड फंडिंग से हुआ है, सरकार की फंडिंग से नहीं हुआ है। कांग्रेस ने क्या कहा, मणिकांत तागोर कांग्रेस सांसद ने कहा यह पूरी तरह से झूठ है, नेहरू जी का नियम स्पष्ट था, मंदिर मस्जिद चर्च के निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इनका यह कहना है। अब यहां पे कितने स्पष्ट तरीके से मणिबेन पटेल ने लिखा होगा ये श्योर नहीं है, पर इससे तो ये लगता है कि शायद एक बार उन्होंने मुद्दा उठाया होगा, इसको पटेल जी ने वहां का, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बाबरी मस्जिद कब बनी, संभवतः 1560। नेहरू जी का जन्म कब हुआ, पटेल जी 1950 में चल बसे, उसके 14 साल बाद तक नेहरू जी थे, क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई? तो ये भी एक तर्क है कि अगर नेहरू जी इतने ही ज्यादा मुतमईन थे कि हमें बनवाना ही बनवाना है तो बाद में बनवा देते। 1950 में तो आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा क्यों नहीं किया, इस पे बात हो रही है। ठीक है, चलिए थोड़ी और बात करें तथ्यात्मक विसंगतियां, और अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक तथ्य क्या है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528-29 में हुआ था, नेहरू के जन्म से 360 साल पहले। खैर 1949 की घटना मस्जिद के निर्माण की नहीं बल्कि मूर्ति स्थापना की थी। ये बड़ी बात है कि मूर्ति स्थापित हुई थी वहां पर ना, है। दस्तावेजी साक्ष्य में अंतर क्या है, नेहरू के सार्वजनिक पत्रों में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए सरकारी धन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक, उपलब्ध पत्र दिखाते हैं कि नेहरू और पटेल दोनों सांप्रदायिक तनाव से चिंतित थे और शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। संदर्भ की कमी क्या है, राजनाथ सिंह ने किस विशिष्ट घटना या दस्तावेज का संदर्भ दिया है ये स्पष्ट यहां पे नहीं है। मणिबेन पटेल की डायरी का उद्धरण सोमनाथ मंदिर से संबंधित है, बाबरी मस्जिद से प्रत्यक्ष संबंध अस्पष्ट है। तो अगर उस डायरी को, उस बुक को पढ़ेंगे, जिसको मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मतलब 40-45 पेज के आसपास पढ़ा है, तो समरी ये होके आ रही है कि उन्होंने बेसिकली सोमनाथ मंदिर की बात ज्यादा की थी, बाबरी मस्जिद पे स्पष्टता उस पर बात ही नहीं हुई है, ऐसा ये किताब कहती है। ठीक है, चलिए बात करें एक बार फिर से कि दृष्टिकोणों की अगर बात करें तो अगर हम राष्ट्रवादी व्याख्या की देखें तो तर्क क्या कहते हैं कि नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे थे, है ना।
पटेल अधिक राष्ट्रवादी और हिंदू हितों के संवेदनशील थे। धर्मनिरपेक्षता का गलत अर्थ लगाया गया। ठीक है, अगर आप धर्मनिरपेक्ष व्याख्या देखें तो वो क्या कहती है, तर्क क्या कहते हैं कि नेहरू और पटेल दोनों संवैधानिक मूल्यों के प्रति क्या कहते हैं, जवाबदेह थे, दोनों सांप्रदायिक तनाव से चिंतित थे, दोनों शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। ठीक है, राज्य और धर्म को पृथक्करण दोनों की नीति थी। अगर हम ऐतिहासिक यथार्थवादी व्याख्या करें तो देख क्या दिखता है, तर्क क्या कहते हैं कि विभाजन के तुरंत बाद ये जो सांप्रदायिक हिंसा एक संवेदनशील समस्या थी, नोआखली दंगों की याद कीजिए, है ना, गांधी जी वहां पे कार्य कर रहे थे। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां होती हैं इस प्रकार की शुरुआत में, और अगर इसके अलावा हम देखें तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसपे सरकारें निष्ठुर होके, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही बैलेंस्ड होके अगर काम नहीं करेंगे तो चीजें नहीं बनेंगी इस पर। ठीक है, चलिए निष्कर्ष अगर हम देखा जाए, संतुलित दृष्टिकोण की बात की जाए तो उपलब्ध जो साक्ष्य क्या कहते हैं, स्पष्ट तथ्य क्या है कि नेहरू और पटेल दोनों 1949 की मूर्ति स्थापना से क्या थे, चिंतित थे, है ना, दोनों शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान चाहते थे, है ना, दोनों सांप्रदायिक तनाव को राष्ट्रीय समस्या मानते थे। नेहरू की सार्वजनिक पत्रों में बाबरी निर्माण के लिए सरकारी धन का कोई प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं है। अस्पष्ट बिंदु क्या है, राजनाथ सिंह किस विशेष घटना का संदर्भ दे रहे हैं, हो सकता है किसी किताब से उन्होंने रेफरेंस दिया हो, बट वो स्पष्ट नहीं है कि कहां से है। क्या निजी बातचीत में कोई ऐसी चर्चा हुई, दस्तावेजी रूप में उपलब्ध नहीं है, हो सकता है ऐसी बात हुई, पर दस्तावेज इसकी उपलब्ध नहीं है। मणिबेन पटेल की डायरी का सटीक संदर्भ जिसकी हम बात की जाए तो वो इस तरफ से इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो बातें दरअसल कही जा रही हैं वो उतनी सही नहीं है ना। तो समरी क्या होती है कि इस प्रकार की पॉलिटिकल जो बयान होते हैं वो आते रहते हैं। आप यूपीएससी के स्टूडेंट, यू शुड बी वेरी बैलेंस, यू शुड बी वेरी क्लियर कि भविष्य में आप इस देश के नीति नियंता बनने वाले, नीति निर्माता बनने वाले हैं। आपका कदम वही होना चाहिए जो एक आईएएस अधिकारी का बैलेंस्ड वे में होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव की बात की जो तथ्य से जुड़ा हुआ है, दक्षिण या क्या कहते हैं वाम, दोनों पक्षों की या दोनों पंथों की बात नहीं की है, बस इस बात की पुष्टि की है कि दस्तावेज क्या कहते हैं, फैक्ट क्या कहते हैं। इस पोस्ट के नीचे अपने जो विचार है वो जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, लेकिन पॉलिटिकल जो आपके आइडियाज हैं उनको देने से बचिएगा, जो पॉलिटिकल आपके विचार हैं वो मत दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी का चैनल वहीं तक महदूद रखते हैं। एक और चीज बताता चले कि मिशन सक्सेस सेल जो है शुरू हो गई है, जो हमारे दिसंबर हिंदी बैचेस हैं, 2028 की बात करें, 2027 की बात करें, है ना, तो ये जो सेल है ये 7 दिसंबर को एंड हो जाएगी और 9-10 में ये बैच भी शुरू हो रहा है। तो यू शुड नॉट गेट डिलेड। इस बैच से जुड़ने के लिए आप विकास रिपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस अवेलेबल हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारे ऐप वेबसाइट पे जाके स्टडी आईक्यू के इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। एक और बात, जो मिशन सक्सेस सेल जो जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, ये हिंदी साहित्य बैच पे भी लागू होता है, जो 10 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, और सेल चूंकि 7 तारीख तक रहेगी तो उसके पहले जुड़ जाइए। अगेन विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। पद्मावत यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो ग्रंथ है पद्मावत, ठीक है, ये उससे शुरू हो रहा है ये बैच। उस बैच से जुड़ने की डिटेल्स भी आपको हमारे ऐप या वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं ही पढ़ाता हूं इसको। बातें, मुलाकातें, डिस्कशंस इस टेलीग्राम चैनल पे, इस इंस्टाग्राम पे होगी, स्कैन करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।